सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल शौर्य मिश्रा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले वीक 9। ओके। तो मैं तुम्हें बोला था कि हमारा जो कोर्स है वो रिस्ट्रक्चर हुआ है, तो इसलिए 9 को 8 लिखा गया है यहाँ पे। तो इसको ज़्यादा माइंड मत करना है, ठीक है। वीक 9.1 से स्टार्ट है। तो वीक 8 में हमने क्या पढ़ लिया था? वीक 8 में हमने प्रोबेबिलिटी ख़त्म कर दी थी, बेस रूल के साथ हमने ख़त्म कर दिया था पूरा। टोटल टोटल प्रोबेबिलिटी का भी हमने पूरा कंप्लीट कर दिया था। तो अब स्टार्ट है हमारा वीक 9। इसमें हम पढ़ेंगे रैंडम वेरिएबल के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या क्या देखना है इसमें कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, रैंडम वेरिएबल के टाइप, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ग्राफ और एग्जांपल उसके, ठीक है। दो फंक्शन होंगे इसमें, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एक और एक क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। इस वीक में बस ये दो चीज़ें मेन है, और ये दो चीज़ें तो तुम्हें समझ आ जाएगी। और एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस है हमारा वीक 10 का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल में अगर हम लें तो रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन ये है, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास कोई सैम्पल स्पेस है, ठीक है। सैम्पल स्पेस में तुम्हें बताते क्या होता है। सैम्पल स्पेस होता है सेट ऑफ आइटम्स, कुछ भी, ठीक है। मतलब जो आउटकम है ना, हमारे हमारे आउटकम का एक सेट होता है। फॉर एग्जांपल टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है। सैम्पल स्पेस ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है। क्या होगा? हेड और टेल होगा। अगर सिर्फ एक एक ही कॉइन हम टॉस कर रहे हैं तो हेड और टेल हो जाएगा। सैम्पल सैम्पल स्पेस, ठीक है। और वैसे अगर हम डाइस को करेंगे, अगर हम डाइस वो करेंगे तो डाइस का सैम्पल स्पेस तो हो जाएगा 1 to 6। ठीक है, 1 to 6 नंबर हो जाएंगे डाइस के। 1 to 6 मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। 1 to 6 के नंबर सारे सैम्पल स्पेस में आ जाएंगे। तो इतना तो मैं समझ आया। रैंडम वेरिएबल की क्या बात है? रैंडम वेरिएबल कुछ नहीं होता। रैंडम वेरिएबल होता है कि अगर किसी पे तुम प्रोबेबिलिटी परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, तो जो इंटरेस्टेड हमें जितना चाहिए ना, सिर्फ वही वही आउटकम हम ले लेंगे सैम्पल स्पेस में से, जिस जिस आउटकम से हम इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल क्वांटिटी डिटरमाइंड बाय द रिजल्ट, ठीक है। इसमें तुम बताओ, ठीक है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। सिंपल है। रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर तुमको बोला है कि हमें डाइज में ऐसी इस चीज़ की वो निकालो, तुम ऐसा आउटकम निकालो जिसमें अगर तुम दो दो बार डाइस को रोल कर रहे हो तो तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालने की हमारे पास जो सम है वो इवन किस किस उसमें आएगा, उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तुमको, ठीक है। तो उसके लिए तुम रैंडम वेरिएबल यूज़ करते हो। रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी नहीं होता, ठीक है। रैंडम वेरिएबल होता है वो केसेस जिसमें सम इवन आ रहा है, ठीक है। हम रैंडम वेरिएबल की फिर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जांपल रोलिंग अ डाइस ट्वाइस ऑफन वी केयर अबाउट ओनली द सम ऑफ आउटकम्स एंड आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द वैल्यूज ऑन द इंडिविजुअल डाइस। तो देखो, मतलब इसका मतलब यह है कि अगर हम दो बार डाइस को रोल कर रहे हैं और हमको जो आउटकम्स, अगर हमको कोई स्पेसिफिक आउटकम चाहिए उनके सम का, फॉर एग्जांपल हमको 7 चाहिए, तो हम क्या देखेंगे? उनका टोटल सम ही देखेंगे ना। हमको ऐसा मतलब नहीं है कि पहले और दूसरे डाइस में कितना क्या आ रहा है। एंड गोल हमारा क्या है? एंड गोल हमारा ये है कि दोनों का सम करके 7 आना चाहिए। जैसे कि ये आ गया आंसर, है ना। The sum is 7 and may not be considered over whether the actual outcome was 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1, ठीक है। तो यही, तो ये जो हमने सैम्पल स्पेस में से जो हमने निकाली है ना ये वैल्यूज़, ये हमारा रैंडम वेरिएबल हो गया। ये रैंडम वेरिएबल ये सारी वैल्यूज़ ले सकता है, ठीक है। सेट्स में भी चलता है वो, समझ गए ना। अब क्योंकि दो डाइस को जब हम रोल करेंगे तो सैम्पल स्पेस हमारे 36 आएंगे उसमें, ठीक है। 36 वैल्यूज़ होगी सैम्पल स्पेस में। उसमें से हमने कुछ दो तीन ले ली, इसमें तो 6 7 ली थी, ठीक है। जैसे इसका सैम्पल देखो ये रहा, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है कि ऑफ द आउटकम्स हाउ मेनी आउटकम्स रिजल्ट इन अ सम ऑफ आउटकम्स है 7, ठीक है। अब इनका आउटकम में 7 कितना आएगा हमें वो देखना है। तो इनसे ये सारे आउटकम्स में 7 आ रहा है, ठीक है। ये तो मतलब सारी वैल्यूज़ के सम ले लिए इन्होंने, पर हमें क्या देखना है? इन इन वैल्यूज़ में से किस में 7 आ रहा है ना। तो ये हमारे रेलेवेंट केसेस है, ठीक है। ये हमारे मतलब सारे सम है कि हाँ, इनमें से सम कितने कितने उसमें आ रहा है।
अब जो हमारा एक्स है, ठीक है, हमारा एक्स क्या था कि सम कितने कितने आ सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम दो नंबर को ऐड करेंगे डाइस में से, मिनिमम सम कितना आ सकता है, ठीक है, क्या क्या सम आ सकता है ये बता दो, ठीक है। वन वन ऐड करेंगे टू आएगा, टू आ सकता है, ठीक है। वन नहीं आ सकता कभी, ठीक है, वन कभी नहीं आएगा, जीरो तो होता नहीं है डाइस में, तो मैक्सिमम मिनिमम से टू आ सकता है। फिर थ्री आ सकता है, वन और टू, फोर भी आ सकता है, टू और टू हो या थ्री वन, ठीक है। फोर फाइव भी आ सकता है, सिक्स भी आ सकता है ना, सेवन भी आ सकता है, एट भी आ सकता है, नाइन भी आ सकता है, ठीक है, टेन भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, और 12 भी आ सकता है। पर 12 से ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। सिक्स और सिक्स आएंगे अगर दोनों डाइज, तब हमारा 12 आएगा, उससे ऊपर जा ही नहीं सकता, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मतलब अलग अलग सम की, अगर एक्स टू आ रहा है, मतलब अगर सम टू आ रहा है तो कितने केस में आ रहा है, ठीक है। तो सिर्फ वन और वन में ही आ सकता है। तो अब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकालेंगे, वन, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये एक केस है। अब इसके एक केस को टोटल से डिवाइड कर देंगे, टोटल हमारे पास है 36, है ना। तो 36 को हम डिवाइड कर देंगे वन से, क्योंकि उतने केस हैं हम पे ना। तो प्रोबेबिलिटी तो तुम्हें पता ही होगा फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल के बाद टोटल केस। अब ऐसे ही पी ऑफ एक्स इक्वल थ्री में कितने कितना है इनको लिख दो और काउंट करके 2/36 कर दो। अब ऐसे ही है, 12 तक करना है तुमको, ठीक है। तुमने 12 तक किया, देखो पूरा 1/36 6 2 से ऐसे ऐसे करके तुम्हारे पास सारे आ जाएंगे रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी। अब लेसर ऑफ टू वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है, अब लेसर ऑफ टू वैल्यूज़ का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई सेट है, ठीक है, मैं तुम्हें समझा देता हूँ बस, मतलब ठीक है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक सेट है, उसमें गिवन है कितना, मतलब डाइस में एक में टू आया एक डाइस में, और एक डाइस में सिक्स आया, है ना। तो इसमें से लेसर ऑफ बोथ कितना होगा, टू, है ना। और एक और है फॉर एग्जांपल 1, 2, ठीक है। अब इसमें से लेसर कौन सा है, टू और वन में से वन, ठीक है। थ्री और वन में से कम कौन सा है, वन है, ठीक है। तो लेसर मतलब उन्होंने कुछ बोला है कि लेसर ऑफ द टू का मतलब होता है कोई भी जो सबसे लेस होगा ना इन दोनों में से, वो, ठीक है। तो अगर इसका वाई को हम वाई वाई से नोट कर रहे हैं इस चीज़ को, तो लेसर ऑफ द वंस कितने हो सकते हैं, ठीक है, वन से लेके कितने, सिक्स, ठीक है। हाँ, और फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास ये दे रखा है 6,6, ठीक है। अगर दोनों में इक्वल है तो बस कोई तब तब यही नंबर ही लेसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो लेसर ऑफ द वंस में से वन का क्या होगा, वन का तो सारी, क्योंकि वन सबसे ही छोटा है। टू में से भी बस वन को छोड़ के सारी लगेंगे, क्योंकि टू भी छोटा है बहुत लोगों में। सब ऐसे ही अगर तुम समझे कॉन्सेप्ट तब कर दे। फिर देखो यहाँ पे 6,6 है अगर, तो लेसर तो है ही नहीं, इक्वल है दोनों, तो हम इसी को ही लेसर मान लेंगे। अब देखो, अब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेना, 11/36 से टोटल काउंट करके टोटल में से डिवाइड कर देना, आ जाएगा आंसर, है ना। टॉसिंग अ कॉइन थ्री टाइम्स में सैम्पल स्पेस ये रहा इसका, THHHT, ठीक है। तो अब टॉसिंग कॉइन में थ्री टाइम्स में हमको ये क्वेश्चन दे रखे हैं, ये क्वेश्चन तुम्हें समझ आ जाएंगे आसानी से, ईजी है। कॉइन वाले जो होता है ना वो ज़्यादातर ईजी होता है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी। हाँ, बस एक दिक्कत हो गया पे, देखो जो एक्स है ना वो नोट करेगा कि हेड कितने बार आ रहा है इसमें। अब देखो इसमें तो 3, 2, 1, 1, 1, ठीक है। तो एक्स एक्स की वैल्यू जो है ना, ये हमारा पहला केस था, ठीक है, कि हेड कितने बार आ रहा है हर उसमें, तो ये तो तुम काउंट भी कर सकते हो कि हेड कितने बार आ रहा है। पर जो वाई है कि कौन से कौन से टॉस में हेड जो है वो कौन से नंबर पे आ रहा है, ठीक है, सबसे पहली बार, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एच तो यहाँ पे सबसे पहली बार आ गया, तो यहाँ पे वन आ गया। यहाँ पे भी पहले आ गया तो यहाँ पे वन आ गया, यहाँ पे भी पहली बार आ गया हेड्स, तो यहाँ पे भी वन आ गया, यहाँ पे भी पहली बार आ गया तो यहाँ पे भी वन आ गया। पर यहाँ पे देखो सबसे पहली बार एच कौन से नंबर पे आ रहा है, सेकंड नंबर पे, तो यहाँ पे सेकंड आ रहा है, यहाँ पे भी सेकंड में, यहाँ पे भी सेकंड आ रहा है, यहाँ पे थर्ड पे, तो यहाँ पे थ्री आ रहा है, और यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे नील है। तो अब तुम बोलोगे कि यहाँ पे जीरो और यहाँ पे नील क्यों है। तो देखो यहाँ पे तो फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा एक्स हो गया था कि हमारा हेड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ हेड्स पूछे हैं कितने आ रहे हैं, तो साफ साफ दिख रहा है ना, नंबर हमें नंबर पूछे, यहाँ पे सीधा नंबर बोल दिया, ठीक है। यहाँ पे जीरो आ गया।
पर यहाँ पे हमें पूछा है कि कौन से टॉस में आ रहा है। अब इसमें ये कंडीशन है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर आ रहा है तब तो हमने नंबर लिख दिया, पर यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे नंबर का तो कुछ पूछा ही नहीं हमसे कि कितने हैं कितने नहीं है या फिर क्या है। तो यहाँ पे नील आ जाएगा। ऐसे केस में नील ही आएगा। जिसमें तुम्हें नंबर की बात ना की हुई वहाँ पे नील आएगा। अब नंबर ऑफ टॉसेस दैट विल बी हेड्स। तो अभी तुमसे सिंपल ही पूछा है कि नंबर ऑफ हेड्स बता दो कितना है हर टॉस में। अगर यहाँ पे तो एक्स जो है ना हमारा रैंडम वेरिएबल हो गया कि नंबर ऑफ हेड्स से डिपेंड करता है। जो एक्स है हमारा डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ हेड्स। तो अगर एक्स है हमारा तो ऐसा भी हो सकता है कि 0 हेड्स आए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एक हेड है, ऐसा भी हो सकता है 2 है, ऐसा भी है 3 है। 3 मार्क्स में भी 3 बार टॉस करना है हमको, ठीक है। तो एक्स जो है ना वो चेंज होता रहेगा कंडीशन के हिसाब से एक्स है क्या। तो ऐसा भी नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें बताता हूँ और फिर उसकी तुम्हें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी। ऐसे जैसे करते हैं। एक केस है 1/8, तो 1/8 हो जाएगी इस प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब हाँ ये देखो कि कौन सा उसमें हेड्स पहले आ रहा है। तो इस केसेस में नील भी एक वो होगा, ठीक है। नील की भी एक प्रोबेबिलिटी होगी 1/8 होगी इसकी भी, जैसे नील की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो लेक्चर 1 हमारा ऐसे खत्म हो गया। लेक्चर 2 मतलब सिमिलर है बहुत, ठीक है। इसमें भी उन्होंने बस थोड़े एग्जाम्पल लिए हैं। अब हाँ इसमें आएगा टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। देखो लाइफ इंश्योरेंस में तुम्हें क्या पता लगता है कि दो एल्डरली लोग हैं, ईच ऑफ हुम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 1 लाख अपॉन डेथ, ठीक है। इसमें तुम्हें अपना थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, देखो क्वेश्चन अगर तुमने पूरा पढ़ा हो, इसमें बोला है कि दो लोग हैं, ठीक है। ए जो है वो थोड़ा जवान है, 20 है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है। तो जो ए है ना, ए हमारी ये प्रोबेबिलिटी है कि ए हमारा मर जाए। बी हमारी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ज़्यादा बुढ़ा वाला मर जाए। तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी गिवन है मरने की, ठीक है। ए के मरने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.5, ठीक है। बी की मरने की प्रोबेबिलिटी है 0.10, है ना। क्योंकि देखो जो ए है वो ज़्यादा जवान है तो उसकी कम होगी, और जो बी है वो बुढ़ा है तो उसकी ज़्यादा होगी, है ना। तो और अगर कोई भी मरता है ना तो जो बैंक का इंश्योरेंस कंपनी है उसको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे जो भी मरता है, ठीक है। उसकी फैमिली को भाई यार पता है यार वो मरेगा तो उसको कैसे देंगे यार, ठीक है। समझ गया भाई, बहुत अच्छा जोक मारते हो गया, ठीक है। तो देखो हमारे पास कैसे केसेस बन सकते हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी नहीं मरता, है ना। हो सकता है ना कोई भी नहीं मरा, है ना। एक तो एक केस हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ए मर गया बी जिंदा है। तीसरा केस क्या हो सकता है बी जिंदा है ए मर गया, है ना। चौथा केस क्या हो सकता है कि दोनों मर गए। भाई देखो इंश्योरेंस वाली कंपनी को फ़ायदा इस चीज़ में है कि कोई ना मरे, ठीक है। और अगर दोनों मर गए तो भाई फ़ायदा क्या है, 2 लाख रुपए देने पड़ जाएंगे, है ना। एक्स नोट्स द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन यूनिट्स ऑफ लैक्स, है ना। तो एक्स इज रैंडम वेरिएबल दैट टेक्स ऑन द पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 विद रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। तो मतलब या तो देखो एक कोई भी नहीं मरा, या तो कोई एक मर गया और दोनों में से, या तो 2 मर गया, ठीक है। तो हमने वो जो केसेस बनाए ना वो बस केसेस मैंने तुम्हें बताया है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। पर हम एक्स में क्या ले रहे हैं, एक्स इज रैंडम वेरिएबल दैट टेक्स ऑन वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यू 0 1 2, क्योंकि एक्स हेड नोट कर रहा है कि उसको कितने कि कितने रुपए देने पड़ेंगे बैंक कंपनी को, ठीक है। ये नोट नहीं कर रहा है कि कितने लोग मरे और कौन मरा, ये नोट कर रहा है कि कितने पैसे देने पड़ेंगे, है ना। कितने देने पड़ेंगे, देखो या तो एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा, या तो 1 लाख देना पड़ेगा अगर दोनों में से कोई एक मरा, या तो पूरा 2 लाख देने पड़ेंगे, है ना। तो तीन 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 चीज़ हो सकती है पैसे देने में अगर बात आई तो देखो उसको ज़ीरो कौन कौन से केस में देने पड़ेंगे, जब दोनों में से कोई भी ना मरे। क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी क्या थी हमारी, एक क्या था कि ए मर जाए, कि कम बुढ़ा वाला मर जाए। और बी क्या थी कि जो ज़्यादा बुढ़ा है वो मर जाए। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए भी नहीं मरा बी भी नहीं मरा। और वन का मतलब क्या है कि ए ए बढ़ जाए पर बी ना मरे, ठीक है। ये सी का मतलब है कि ना मरे, ठीक है। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि ये चीज़ नहीं हो रही। इस वाले इवेंट के अलावा देखो कॉम्प्लीमेंट अगर याद होगा तो मैं यार छोड़ो, ताकि समझाना, ठीक है। दिमागदार हो तुम। और दूसरा केस क्या होगा कि ए जिंदा है पर बी मर गया, ठीक है। और दूसरा केस क्या होगा, दोनों मर गए, ठीक है। ए भी मर गया बी भी मर गया, इंटरसेक्शन और बीच में, ठीक है। तो ये है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, पी ऑफ ए सी इंटरसेक्शन बी ऑफ सी। तो इसका मतलब तो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट निकालना आता है कि 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस विल बी ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो जब हम 0.05 को माइनस करेंगे 1 में से तो 0.95 आएगा, 0.10 को करेंगे तो 0.9 आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि दोनों
इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। अब अगर एक मर गया तो दूसरा भी मर जाए तो ये डिपेंडेंट थोड़ी उस चीज़ में, कभी भी हो सकता है, दोनों भाई बहुत दूर दूर रहता है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं इंटरसेक्शन में। अब इसमें यहाँ पे देखो बीच में यूनियन तो एडिशन होगा, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा। अब ए की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 0.05, ठीक है, 0.05, और 0.09 थी बी कॉम्प्लीमेंट की। अब कॉम्प्लीमेंट की भी तुम्हें निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। अब डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या होता है, डिस्क्रीट का मतलब तुम्हें पता है, जिसकी वैल्यूज जो होती है ना वो रैंडम वेरिएबल जिसकी वैल्यूज होल नंबर में आए, और कंटिन्यूस का मतलब है जो लगातार 0 पॉइंट में भी आ सकती है जिसकी, ठीक है। ये सिंपल है। अभी हमारा थोड़ा डिस्क्रीट और कंटिन्यूस को एक्सप्लेन करेंगी, जो बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है। ये मैं स्किप कर रहा हूँ, इसमें ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं। हाँ, अब अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स वाला कुछ नहीं है कि तुम्हें बताना है कौन सा वेरिएबल जो है वो डिस्क्रीट और कौन सा कॉन्टीन्यूस है ना, ठीक है, बस टाइम वेस्ट है। तो अब हम 8.4 लेक्चर पे चलते हैं सीधा। डिफाइन व्हाट इज अ रैंडम वेरिएबल, ये हमने कर लिया है। टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल हमने कर लिया। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, ग्राफ और एग्जांपल, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या कहता है, अगर कोई रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, और वो डिस्क्रीट होना चाहिए, ठीक है, ये दिक्कत है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन किसमें यूज होता है, जो सिर्फ डिस्क्रीट होगा, ठीक है। तो x be a discrete random variable and suppose that it has n possible values which will label x1 x2, ठीक है। फॉर एग्जांपल x है तुम्हारे पास कोई रैंडम वेरिएबल, ठीक है, ये रैंडम वेरिएबल x है तुम्हारे पास, और वो कौन कौन सी वैल्यूज ले रहा है, x1 से लेके n तक, ठीक है, n तक वैल्यूज ले रहा हो। तो अब हम प्रोबेबिलिटी डिफाइन करेंगे, p ऑफ एक्स आई इज इक्वल्स टू p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स आई, ठीक है। ये फंक्शन की वैल्यू होगी, ठीक है, p ऑफ एक्स आई, ये हमारा फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अभी इसकी तुम्हें प्रॉपर्टीज, मेन चीज़ इसकी प्रॉपर्टीज तुम्हें समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज पॉजिटिव फॉर एट मोस्ट काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज दैट इज x मस्ट अज्यूम वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूज। तो अगर कोई x है और वो x1 x2 वाली वैल्यूज में है तो उसकी जो PMF होगा ना वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये बात तुम्हें याद रखना। तो जो PMF है ना वो ऐसे रिप्रेजेंट होता है, तुम्हें बस एक टेबल बनानी है और ऊपर तुम्हें लिखनी है वैल्यूज, ठीक है, जो वैल्यूज होगी रैंडम वेरिएबल जिसमें लिखनी है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो निकालनी आती है ना कि वो वाले किसके टेबल और टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब टोटल कितना है। तो ये है PMF का पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, जो सम ऑफ P ऑफ एक्स आई, ठीक है, जो इनकी प्रोबेबिलिटीज होगी जो नीचे लिखी है, ठीक है, जो नीचे लिखी है जो सम हुआ ना इन सबका सम जो है वो हमेशा 1 इक्वल होगा, ये चीज़ याद रखना। फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारे पास क्या क्या वैल्यूज है, एक एक्स के पास रैंडम वैल्यू 3 वैल्यू 0 1 2, ठीक है, 0 1 2 ये एक्स की वैल्यूज और ये इनकी प्रोबेबिलिटी देखी 1/4 1/4 1/4। तो बस तुम्हें करना है ऐड कर देना और देखना है कि इनकी वैल्यू 1 इक्वल आ गया, तो ये वाला एक्स जो है वो PMF है, ठीक है, करेक्ट है। और इसमें देखो वाले एग्जाम्पल में नहीं आएगी, 0.1 इक्वल 0.4 प्लस 0.5 हो गया, 0.2 प्लस 0.1 0.3 और 0.3, तो ये 1.1 इक्वल आ रही, जो 1 इक्वल नहीं है तो ये नहीं है PMF। और ये भी सेम केस है। हाँ, और यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं भूल गया कि अगर इनमें कोई भी नेगेटिव जाती है तो ये भाई गलत है, साफ सभी प्रोबेबिलिटी में नेगेटिव नहीं आती, तो तुम्हें पता है ना, होती है कभी नेगेटिव में नहीं जाती। 0.1 -0.1 तो कभी हो नहीं सकती क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो यही सेम चीज़ है, ये PMF है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, जो प्रोबेबिलिटीज़ का समय हमेशा 1 की इक्वल होना चाहिए और जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं कभी 0 से कम नहीं होगी, ठीक है, मतलब नेगेटिव नहीं होगी वो। अब ये जो है ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल कैसे करेंगे, सपोज एक रैंडम वेरिएबल वो n तक की वैल्यूज़ ले रहा है, तो जो वैल्यू ऑफ सी हमें फाइंड करनी है फॉर सम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लेमडा, ठीक है। तो इसमें अगर तुम्हें पता हो ई ऑफ एक्स फंक्शन मैथ्स पढ़ी अगर तुमने, ठीक है, जो पी ऑफ एक्स आई है वो 1 की इक्वल है ना, ये हमारे पास है। अब लेमडा आई अपॉन आई फैक्टोरियल, ठीक है, तो जो सी है हमने उसको इसके इक्वल रख दिया, ठीक है, समेशन ऑफ सी ऑफ लेमडा आई अपॉन आई फैक्टोरियल। तो जो सी का सम होगा, तो सी तो इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई को हम बाहर कर देंगे, है ना, कॉमन आ गया ना वो, तो कॉमन सी आ गया। अब हमें इसकी वाली फाइंड करनी, लेमडा आई अपॉन आई फैक्टोरियल। तो देखो जो सी होता है, ये जो लेमडा आई अपॉन आई वाला, ये जो पूरा का पूरा वो है, ये समेशन को इंक्लूड करके ये होती है ई ऑफ एक्स की वैल्यू, ठीक है, क्या होती है वो, समेशन, अरे यार, समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू
0 से लेके इन्फिनिटी अपॉन x टू द पावर i अपॉन i फैक्टोरियल। तो जो पूरी वैल्यू होगी ना वो इक्वल होती है, ठीक है। शिट, i फैक्टोरियल इतना समझ गया ना, तो ई के इक्वल होती है यार। अब शिट यार, पेन लेना पड़ेगा, अब तो लग ही रहा है। तो ई के इक्वल होती है तो सी बाय जो भी है लैम्डा सी ई लैम्डा वी ई, तो सी आ गया आगे कॉमन, ठीक है। अब रोलिंग डाइट ट्वाइस, अब 2 बार अगर रोल करेंगे हम डाइस को तो सिंपल है कि ये चीज़ आएगी अगर रैंडम इनरमा क्या है सम ऑफ आउटकम्स। तो ये तुम्हें समझा दिया मैंने। फिर ये फाइंड करने की पीएमएफ है कि नहीं, समझ जाओगे कि अगर किसी का भी नेगेटिव आ नहीं सकता, उनका जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 की इक्वल आनी चाहिए। तो इससे हमारा मास फंक्शन खत्म हो गया, ठीक है। अब हम आएंगे ग्राफ ऑफ पीएमएफ, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ पीएमएफ कैसे बनेगा, बस ये जो इनकी प्रोबेबिलिटी है, हाँ इनको यहाँ पे ऊपर लगा दो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की वैल्यूज का नीचे लगा दो, वही बस तुम्हारी ग्राफ तय है इसमें भी, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें, ग्राफ में कोई प्रोबेबिलिटीज़ है, हाँ। ये जो है ना, इस ग्राफ को हम सिमेट्रिक ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। याद रखना, लिख लो तुम। ये जो ऐसी वाली ग्राफ्स होती है ना, जिसमें यहाँ की वैल्यू सेम, यहाँ की वैल्यू सेम, तो ये सिमेट्रिक ग्राफ होती है। और ऐसी वाली जो ग्राफ्स होती हैं, छोटा बड़ा फिर और बड़ा फिर और बड़ा, इनको हम बोलते हैं स्क्यूड, ठीक है। स्पेलिंग क्या होती है इसकी, के एस के ई डब्ल्यू ई टी, स्क्यूड ग्राफ बोलते हैं ऐसी ग्राफ्स को, ठीक है। तो ग्राफ हमारी खत्म हो गया। अब आता है हमारा सी क्यूमुलेटिव मास फंक्शन, सॉरी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। सी डी एफ ये, हाँ। तो सी डी एफ में क्या होता है, सी डी एफ फंक्शन की कोई प्रॉपर्टी तो वैसे कुछ है नहीं, बस इतनी प्रॉपर्टी है कि ये तो तुम्हें पता है कि जो वैल्यूज़ है हमेशा पॉजिटिव ही होगी, है ना। सी डी एफ की वैल्यूज़ कुछ नहीं है, कि जो ये वैल्यूज़ है ना प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो, बस तुम इनका सम कर देना और कुछ नहीं है। समझ गए ना। अगर तुमको बोला है कि उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि सारी वैल्यूज़ 3 से छोटी हो, ठीक है, 3 या 3 से छोटी हो, ठीक है। अगर तुमको ऐसा बोला है, तुमको क्या करना है, बस यहाँ से यहाँ तक ऐड कर देना है सारी प्रोबेबिलिटीज़ को, आंसर आ जाएगा। तो सी डी एफ में क्या है, बस कि बस तुम्हें सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे ए से कम अगर कोई वैल्यू की तो 0 होगी, ठीक है। ऑब्वियसली कि 1 से स्टार्ट हो रहा है हमारा, तो उससे पहले तो सब 0 होगा। और फिर है कि अगर 1 से 2 के बीच में होगी, तो अगर 1 से 2 के बीच में तो 0.4 ही होगा, क्योंकि 2 अभी नहीं आया, ठीक है। ये देखो 2 आया नहीं है अभी, कौन सा ब्रैकेट है, ओपन है ना इंटरवल, तो ऑब्वियसली कि 0.4 ही होगी। अब यहाँ से बोला है 2 से 3 तक, 3 नहीं आया है, ठीक है। 2 से 3 तक बोला है तो 1.4 प्लस 1.2, समझ आया। और फिर अगर हमें बोला है कि 3 से 4 में, तो अब ये 1/8 वाला भी ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है। और फिर अगर हमें बोला है कि एट लास्ट 4 से या 4 हो या तो बड़ा हो, तो चारों को ही ऐड कर दो, बना जाएगा आंसर। अब देखो ये जो एक ग्राफ है ना, ये ग्राफ ऐसा नहीं है, देखो डॉटेड लाइन है, ठीक है। तो ये ग्राफ तुम्हें कुछ ऐसा नहीं दिखा, ये तुम्हें ऐसा दिखेगा, देखो, ठीक है। ये ग्राफ ऐसा होगा, ये ब्लू लाइन को भूल जाओ, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, एक डंडा ऐसा बनेगा, फिर इसी की लाइन में इसके पैरेलली जाएगा, और फिर एक डंडा ऐसा बनेगा, और फिर इसी के पैरेलली जाके एक डंडा ऐसा बनेगा, फिर दूसरा डंडा, फिर ऐसे, ठीक है। ऐसा होगा ग्राफ, फिर डॉटेड लाइंस को मतलब क्या जाना, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा वीक 9 कंप्लीट। चलो भाई, मज़े करो।